DU LLB एंट्रेंस 2020 का जो हमारा मॉक टेस्ट सेकेंड था, इस वीडियो में हम उसके आंसर्स को एनालाइज करेंगे और इसके साथ साथ उनके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी क्वेश्चंस में डाउट्स था। हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रेस बेल चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे ये कौन से प्रोसीजर की बात कर रहा है। सबसे पहले आर्टिकल 21 के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी के बारे में बात करता है, और इसके साथ ही ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में फॉल करता है, जो कि पार्ट 3 में गिवन है। और इसके साथ काफ़ी छोटे छोटे और सब आर्टिकल्स भी जो हैं इसमें ऐड हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा लॉ जो रीजनेबल है, फेयर है एंड जस्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। आई होप आपने यही मार्क किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एक्ट 2009 एंड राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर फंडामेंटल राइट्स पर्टेन टू। तो यहाँ पे जो है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी इसको बनाया गया है कि हर पेरेंट्स की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को एजुकेटेड करें। और इसके साथ ही इससे रिलेटेड 2002 में 86 अमेंडमेंट भी हुआ था। 86 अमेंडमेंट के थ्रू ये फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट भी बनाया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, आर्टिकल 21 का क्लॉज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who headed the committee on civil service reforms which submitted its report in July 2004। तो यहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स याद हो ना हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये कमेटी सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स के लिए है। तो यहाँ पे इस कमेटी को हेड किया था पीसी होटा ने, ऑप्शन डी, इनको हेड किया था इन्होंने, और इसकी रिपोर्ट 2004 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यहाँ पे उससे रिलेटेड है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इंटेंडेड। यहाँ पे ये जो है ट्रिप्स जो फॉर्म हुआ है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इज इंटेंडेड, तो यहाँ पे इसने जो है किसको रिप्लेस किया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपके एग्जाम में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉपीराइट 60 ईयर्स के लिए, पेटेंट 20 ईयर्स के लिए, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कॉपीराइट जो है किसके लिए ग्रांट किया जाता है, पेटेंट न्यू इन्वेंशंस के लिए, और इस तरह से ट्रेडमार्क, ये सारे मार्क्स जो हैं कितने टाइप नहीं कितने ईयर के लिए होते हैं, और ये किस चीज़ के लिए ग्रांट किए जाते हैं, और इसके साथ साथ आपसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे भी वो पूछ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीगल सर्विस डे। लीगल सर्विस डे कौन सी डेट को मनाया जाता है। इसके साथ यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट डेज पूछे जाते हैं। डेज वो कोई सा भी पूछ सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं कि वो लीगल लॉ से रिलेटेड डेज को भी पूछे। तो यहाँ पे जो लीगल सर्विस डे है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। सारे डेज आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेजिडुअरी पावर्स वर गिवन टू। तो यहाँ पे जो फेडरेशन एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग, उसमें जो हमारी रेजिडुअरी पावर्स थी वो किसको दी गई थी, वो फेडरल लेजिस्लेचर को दी गई थी। और इसके साथ यहाँ पे यूनियन और स्टेट की, हमारी सेंटर और स्टेट की अलग अलग पावर्स हैं, और यहाँ पे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे इनके साथ कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में इनके काम को भी, इनके
जो टॉपिक्स हैं उनको भी बांटा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ आपके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाता है कि कौन से उनमें से फॉलोइंग्स में से किस में से हमने सबसे ज़्यादा जो है वो सोर्सेज को सबसे ज़्यादा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो कहाँ से किया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सबसे ज़्यादा जो बोरो किया है वो 1935 के एक्ट से ही किया है, और किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से या कंट्री से हमने नहीं लिया है। जितना सबसे ज़्यादा हमने इससे लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मोबाइल कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है। तो फर्स्ट मोबाइल कोर्ट ऑफ इंडिया ये हरियाणा में लॉन्च किया गया है। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते जो है यहाँ पे हमारा एम्ब्लेम है, नेशनल एम्ब्लेम, ये हमने कहाँ से लिया है। तो सत्यमेव जयते के साथ सत्यमेव जयते हमने मुंडका उपनिषद से लिया है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय गान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और इसके साथ यहाँ पे अगर हम वंदे मातरम देखें तो ये यहाँ पे चटर्जी जी ने लिखा है। तो ये इसके साथ जब आप एक क्वेश्चन करते हैं तो बाकी क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ें, आपको उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हों उनको रिकॉल करें। और बीच में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा कई बार आ जाता है आपको नहीं आता, तो आप उसको तुरंत चेक करें, क्योंकि आप जब डाउट्स को वहीं छोड़ देते हो तो वो डाउट वहीं रह जाता है। तो डाउट को साथ के साथ क्लियर करते जाना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ हाई कोर्ट जज इन इंडिया इज रिमूव्ड बाय। एक हाई कोर्ट के जज को इंडिया में किस तरह से रिमूव किया जाता है। इसे सबसे पहले जो है यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे रिमूव किया जाता है। बट प्रेसिडेंट के ऑर्डर से पहले दोनों हाउसेज में इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो ये इनका प्रोसीजर है। और इसके साथ हाई कोर्ट के जज से एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात क्या है जो अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल ही में, जैसे कि प्रशांत भूषण के ट्वीट पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक वर्ड अगर आ जाए, स्पेशल पावर गिवन टू, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग अगर स्पेशल पावर दी गई है तो वो स्पेशल पावर हाई कोर्ट को दी गई है। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कमीशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। इसमें से कौन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ इंडिया के इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। तो यहाँ पे इस कमीशन के चेयरमैन ऑप्शन ए है J.R. वर्मा, ये इस कमीशन के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजुअली लॉज आर बाइंडिंग बाय लेजिस्लेचर। समटाइम्स ये जो लेजिस्लेचर क्या करती है, लेजिस्लेचर्स गिव द पावर टू मेकिंग ऑर्डर्स, रूल्स एक्सेट्रा टू एग्जीक्यूटिव। यूजुअली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर के पास ये पावर होती है कि वो लॉज को बनाए। समटाइम्स वो लॉज और ऑर्डर और रूल्स को क्या कर देती है, एग्जीक्यूटिव को बनाने के लिए दे देती है। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन लॉज को कई बार सबऑर्डिनेट लॉ लेजिस्लेशंस भी कहा जाता है। बट यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम देखें तो ऑप्शन सी इसको कहा जाता है बाय लॉज। तो बाय लॉज कहते हैं इनको। सब लॉज में थोड़ा सा फर्क होता है और करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसमें से कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं है। तो इसमें से तीन है, यानी कि चारों ऑप्शंस कंसिडर करते हैं और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस ऑफिसर कांट इन्वेस्टिगेट अ डैश विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के बिना ऑर्डर के एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, कौन से ऑफेंस में। तो ये है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकता है यहाँ पे विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के। बेलेबल केसेस वो होते हैं जहाँ पे अक्यूज्ड पर्सन के पास बेल के राइट होते हैं, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है
वो अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं, केसेस वो होते हैं जहाँ पे बेल जो है वो ग्रांट नहीं की जाती, इसके लिए अलग प्रोविजंस होते हैं। तो इनके जनरली मीनिंग यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज jurisdiction to grant anticipatory bail अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC वेस्टेड विथ। तो यहाँ पे क्या है कि जुरिस्डिक्शन किस चीज़ की, एंटिसिपेटरी बेल प्रोवाइड कराने की, ये कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास है अंडर सेक्शन 438। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है टफ हो, बट ये लास्ट ईयर जैसे कि DULLB में कुछ सेक्शंस पे भी पूछे गए हैं, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को इसमें डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमिसाइड लिटरली मीन्स, होमिसाइड का इनमें से मतलब क्या होता है। कल्पेबल होमिसाइड आपने सुना होगा IPC में। तो होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। और कल्पेबल होमिसाइड का इसमें यही मतलब है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है तो ये होमिसाइड है। और साइड का मतलब क्या होता है कि मारना, और होमी का मतलब होता है कि ह्यूमन। तो यहाँ पे जेनोसाइड भी होता है। जेनोसाइड यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मारना। तो इसको आपको रूट वर्ड करना है, आपके इंग्लिश में भी काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पुलिस ऑफ विच सिटी इन उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च द ऑपरेशन नकेल अंडर विच ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ऑल ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स विल बी वेरीफाइड। एक ऑपरेशन नकेल चलाया गया था जिसमें सभी ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर्स थे, उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया गया था। और ये जो है वो लॉन्च किया गया था, ये गाज़ियाबाद में लॉन्च किया गया था। और इसके थ्रू उन्हें एक 4 डिजिट का नंबर प्रोवाइड किया गया कि इन केस कोई हैरेसमेंट होता है तो वो उन नंबर को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इनको वेरीफाई करते हुए भी इनको एक नंबर प्रोवाइड किया गया। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखें तो इनके CM है यहाँ पे आदित्यनाथ, यहाँ पे योगी हैं, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पे इनकी गवर्नर हैं आनंदीबेन। और इसके साथ ही इसे गाज़ियाबाद में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन टू एवर स्टार्ट द ओलंपिक टॉर्च रिले। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है अन्ना कोराकाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोजर खान हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द ऑथर ऑफ विच फेमस बुक। ये कौन सी फेमस बुक के ऑथर हैं जिनकी अभी मृत्यु हुई है। तो इनकी बुक का नाम है द बॉयज ऑफ समर। और ये बुक इनकी बेसबॉल पर डिपेंड करती है, बेसबॉल के ऊपर नॉन फिक्शन लिखा है इन्होंने। और इसके साथ ही यहाँ पे जो रोजर खान है ये US से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉग विजिबिलिटी एड्स। यहाँ पे अब हम देखते हैं फॉग और विजिबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले जब फॉग होता है तो हमारी विजिबिलिटी को इफेक्ट करता है। फॉग होने के साथ ही हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू फॉग। इसी तरह से एड्स यहाँ पे होने से हमारी जो रेसिस्टेंस है इस पर फ़र्क पड़ता है और इसकी जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, वो बिलो हो जाती है। तो यहाँ पे बस इन दोनों में यही है, हेल्थ से रिलेट नहीं करता है। एड्स एक वायरस है लेकिन फॉग और विजिबिलिटी में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो ये इसका आंसर है। एड्स के साथ हम डेथ इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एड्स का रिजल्ट डेथ नहीं होता है यहाँ पे। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस इट। जो नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके पास राइट टू एड्रेस होता है। इसमें से किसके पास होता है ये। तो राइट टू एड्रेस जो है यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास होता है। वो यहाँ पे क्या कर सकता है, खुद को एड्रेस कर सकता है और वो यहाँ पे पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं होता। इसके साथ ही अगर पार्लियामेंट के पार्ट पूछे जाएं तो जनरली हम 2 पार्ट सुनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बट पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे। तो तीनों पार्ट अलग अलग इसके होते हैं। प्रेसिडेंट भी माना जाता है यहाँ पे, तो लोकसभा राज्यसभा भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेबिसाइट इज अ डिवाइस फॉर डेमोक्रेसी यूज्ड फॉर। तो इसका जो यूज़ है
प्लेबिसाइट का किसके लिए किया जाता है? ये क्या होता है? असरटेनिंग द व्यू ऑफ पीपल, लोगों के व्यूज़ को ऑन द पॉलिसी मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो जो पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो कुछ पॉलिसी मैटर्स होते हैं कि जो लोग हैं, लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पे इन सभी व्यूज़ को जानने के लिए जो अनसर्टेनिटी होती है उसके लिए होता है, यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है आंसर ए, असर्टेनिंग द व्यू ऑफ पीपल ऑन अ पॉलिसी मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच इंडियन कैंडिडेट contested the election for the prestigious post of Secretary General of United Nations Organization? तो इसके करेक्ट आंसर है शशि थरूर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ जनरल पार्डन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे हम देखते हैं कि जनरली पार्डन जो वर्ड है यहाँ पे हमारा एंड में जाता है प्रेसिडेंट के पास, कि प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट को जो है वो पार्डन करने की पावर होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डैश इज अ जनरल पार्डन, इसमें से कौन से एक जनरल पार्डन है? तो वो है एमनेस्टी। एमनेस्टी का जनरली मीनिंग ही पार्डन होता है, ये एक जनरल पार्डन है। इसके बाद ये सभी क्या हैं? ये तीनों वर्ड इनके टाइप्स हैं, जैसे 5 टाइप्स के अगर हम यहाँ पे पार्डन के बारे में पढ़ते हैं तो वो अलग है, लेकिन ये एमनेस्टी इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। इसीलिए करेक्ट जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। फोस्टरिंग का यहाँ पे हमें साइनोनिम्स बताना है। फोस्टरिंग के साथ हम इन चारों वर्ड्स के मीनिंग को भी समझेंगे। तो देखते हैं इनके मीनिंग क्या है। फोस्टरिंग का सबसे पहले इसमें करेक्ट जो आंसर है वो क्या है? न्यूटरिंग। अब पहला वर्ड जो है सेफ गार्डिंग का मतलब हमें जनरली पता है कि टू प्रोटेक्ट समवन, किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को किसी बुरी स्थिति से बचाना, ये होता है सेफ गार्ड। और नेग्लेक्टिंग का मतलब होता है कि किसी की केयर करने में जब हम फेल हो जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, केयरलेस होना, लापरवाही दिखाना। इग्नोर करना मतलब ध्यान देना, डिसओबे करना या डिसरिगार्ड करना, वो भी इंटेंशनली। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे क्या देखते हैं, न्यूटरिंग का मतलब क्या होता है कि केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट समवन और समथिंग वाइल दे आर ग्रोइंग। जब कुछ ग्रो हो रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हो? प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब इसी की तरह हम इसका देखते हैं साइनोनिम में क्या है कि इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको इंकरेज करना, उसको बढ़ाना, उसकी केयर करना। तो यहाँ पे जो इसका सिमिलर मीनिंग है वो है ऑप्शन डी। इसके साथ आप जब भी वोकेब करें तो करेक्ट ऑप्शन के साथ बाकी के जो ऑप्शन नहीं है करेक्ट उनको भी देखें, उनको भी कंसिडर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफर का साइनोनिम बताना है। तो अगेन हम इसके साथ साथ क्या करेंगे, सारे वर्ड्स को भी कंसिडर करेंगे। तो देखते हैं डेफर। सबसे पहले जो डेफर है, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, पुट ऑफ टू अ लेटर टाइम, कि बात के टाइम के लिए छोड़ देना। तो ये इसका साइनोनिम हो गया। डेफर का मतलब हमने तो देख लिया, ऑप्शन डी पोस्टपोन हो गया। बाकी मीनिंग को भी देखते हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट ना होना और कोई सिंपैथी ना होना, अनकंसर्न होना। और सेकंड है डेफी का मतलब होता है ओपनली रेसिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे। आप इसको रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब आप इसको रिफ्यूज़ कर रहे हो ओबे करने से। डिफ़र का मतलब होता है कि सिमिलर ना होना, अलग होना। डिफरेंस आया है डिफरेंस मतलब अलग होना, डिफ़र मतलब भी अलग होना, बी अनलाइक और सिमिलर, डिसिमिलर। पोस्टपोन का मतलब होता है वही जो हम कई बार अपनी स्टडी को पोस्टपोन करते रहते हैं, जिससे भी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। कॉज और अरेंज फॉर समथिंग टू टेक प्लेस एट अ टाइम लेटर देन द फर्स्ट शेड्यूल। तो इसीलिए इसका आंसर हमने बनाया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स ऑफ सुपेरियोरिटी। ठीक है, सुपेरियोरिटी का यहाँ पे एंटोनिम्स यानी कि अलग वर्ड, अपोजिट। इसका अपोजिट मतलब है ऑप्शन सी, इन्फेरियोरिटी। तो अब यहाँ पे बाकी वर्ड को भी कंसिडर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सुपेरियोरिटी को देखते हैं। इसका मतलब होता है एक्सीलेंस, मास्टरी, ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे तो एक्सीलेंस, एमिनेंस, ये इसका साइनोनिम्स है।
ट्रांससेंडेंस, मास्टरी। अब इसका अपोजिट मीनिंग हमने क्या देखा है, एंटोनिम्स है इसका इन्फीरियरिटी। तो इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसके एंटोनिम्स का मतलब देखते हैं। द कंडीशंस ऑफ बीइंग लवर इन स्टेटस और इक्वालिटी देन अदर्स एंड अनदर्स। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी कंडीशंस जो दूसरों से नीचे हो, इन्फीरियरिटी। इसके साथ अर्बैनिटी का मतलब होता है अर्बन लाइफ, जो शहरी नहीं होती, जो शहरी होती है। जूनियरिटी, फॉर और डिनोटिंग यंग और यंगर पीपल। सीनियरिटी का मतलब वही होता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसकी तरह ही होता है। द फैक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग ओल्डर एंड हायर इन रैंक एंड स्टेटस देन समवन इल्स, यानी कि किसी से आपकी रैंक ज़्यादा होना, किसी से आपकी स्टेटस ज़्यादा है, तो वो सीनियरिटी है। जूनियरिटी इसका अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीनीत का एंटोनिम्स बताना है आपको, यानी कि यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो ये चारों ऑप्शन हैं। अगेन हम सारे वर्ड्स को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जीनीत है, जीनीत का अपोजिट होता है नादिर। तो इसका मतलब क्या होता है, नादिर का मतलब होता है लोवेस्ट, सबसे नीचे, और सबसे अनसक्सेसफुल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सिचुएशन का, लोवेस्ट, किसी से नीचे नहीं, सबसे नीचे, बिकॉज यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। तो जीनीत का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। और एक्मे का मतलब भी जीनीत होता है, सिमिलर हैं ये। और टॉप का मतलब भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। अब यहाँ पे पिनेकल का मतलब भी क्या होता है, शिखर पे, एकदम हाईएस्ट, द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट। तो एक ही है इसमें जो इसका यहाँ पे एंटोनिम्स है, बाकी तीनों साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन वाज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स, ही रिप्लाइज वाज। अब उसका रिप्लाई देखते हैं। एक पर्सन ने आस्क्ड टू स्टेट हिज एज, उसकी एज के बारे में पूछा, उसने क्या जवाब दिया, टेक माई एज 3 years, टेक माई एज 3 years हेंस। अब उसकी एज मान लो हम एक्स मान लेते हैं, और उसके बाद वो क्या कह रहा है, 3 years ले लो। 3 years मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसकी इस एज को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। देन सब्सट्रैक्ट 3 times, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट को मैं यहाँ कंटिन्यू करूँ, सब्सट्रैक्ट 3 times, 3 times है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ होगा। 3 times माई एज 3 years एगो, उसकी एज एक्स है, 3 years एगो यानी कि 3 साल माइनस कर दो। यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितने साल का हूँ। क्वेश्चन को जब भी आप ऐसे एक इक्वेशन बनाएं, दोबारा ज़रूर पढ़ लें कि कुछ छूट ना जाए। एक बार और देखते हैं। टेक माई एज 3 years, उसकी एज में 3 साल और ले लिए, और मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन सब्सट्रैक्ट 3 times, देन आपको उस 3 times किसी से क्या करना है, क्या माइनस करना है, उसकी एज में 3 को घटा के। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से करेंगे। ये तो पता ही है क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के यहाँ पे बाहर जो वर्ड है उसको अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में प्लस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस में 3 3 = 9, देन यहाँ पे हमें माइनस मिला, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आ जाएगा हमारे पास 9। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये माइनस जो है यहाँ पे आएगा 3 के आगे, प्लस माइनस और प्लस का 3x कट जाएगा, और बराबर में हमें इसकी एज निकालनी है तो x है। तो कुल मिला के प्लस का 9 और इधर प्लस का 9 मिल जाएगा 18। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके क्लियरली लिख दिया है कि अगर आपको वहाँ समझ ना आया हो तो आप यहाँ से इसे समझ सकते हैं। तो x की जो x का आंसर आया है वो है 18 years। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है, 18 years, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 8 people इन अ फैमिली, ये 8 लोग हैं एक फैमिली में, कंसिस्ट ऑफ 3 generations, इसमें से ये 3 generations कंसिस्ट कर रहे हैं। इसमें से 4 फीमेल हैं, D and A आर द डॉटर एंड सन ऑफ के रिस्पेक्टिवली।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो फीमेल्स हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे और यहाँ पे जो मेल हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे। तो क्या इसमें से क्या करें, 3 जनरेशन्स हैं, 4 इसमें से क्या है, फीमेल है। तो इसमें टोटल जो पर्सन है वो 8 हैं, यानी कि 4 फीमेल हैं 4 मेल हैं। डी एंड ए आर डॉटर एंड सन ऑफ के। तो डी क्या है, डॉटर है, पहले हमें डॉटर मिल गई, डॉटर को डी को हम यहाँ लगाते हैं। और के क्या है, यहाँ पे सन है, के को भी हमने लिख दिया। अभी क्या कह रहा है, बोथ आर मैरिड, दोनों की शादी हो गई है। ई इज़ द सिस्टर ऑफ एच, ई क्या है, वो एच की सिस्टर है। अब यहाँ पे हमें एच का जेंडर नहीं पता क्या है। ई सिस्टर ऑफ एच हुज फादर इज सी, ठीक है। ई के फादर क्या है, सी, सी यहाँ पे क्या है, मेल है। एम एंड सी, एम एंड जी है, आर ऑफ 3rd जनरेशन। अब 3rd जनरेशन सबसे नीचे की आ गई, तो एम एंड जी आर 3rd जनरेशन एंड एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई। ई का क्या है, सन इन लॉ है एम, तो सन इन लॉ है एम, तो एम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, लड़कों की तरफ आ जाएगा। के इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच, के क्या है यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ है एच का। तो अभी एच का यहाँ पे जेंडर पता नहीं है। अब इसमें से हमें क्या बताना है कि इस हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एम इज द सन इन लॉ ऑफ ई, एम सन इन लॉ है ई का, और यहाँ पे डी एंड ए आर डॉटर एंड सन है, ए को हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम देखते हैं मैन की जो सारी साइड्स है वो फिल हो गई हैं, 4 हो गए, 1 2 3 4। और यहाँ पे जो गर्ल्स की साइड में अब कौन बचा है, यहाँ पे गर्ल्स की साइड में एफ हो गया, और एफ फीमेल्स में ई और डी हो गई। तो बाकी कौन से ऑप्शंस बचे हैं, जी और एच। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एच है, एच यहाँ पे क्या है, ई इज़ द सिस्टर ऑफ एच हुज फादर इज सी। तो ई और ई क्या है, ये बहनें हैं। ई यहाँ पे ऊपर के जनरेशन में है क्योंकि ई का क्या है, सन इन लॉ भी है। तो यहाँ पे अब हमारा करेक्ट आंसर हमें क्या बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। तो डी की सिस्टर इन लॉ यहाँ पे हमारी क्या होगी, वो जी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम इज फेसिंग वेस्ट। राम ने जो है वो किस तरफ, वेस्ट की तरफ क्या कर रखा है, फेस कर रखा है। हम यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेते हैं, राम का फेस इस तरफ है क्योंकि वेस्ट इस तरफ है। ही टुक अ राइट टर्न, अब यहाँ पे वो राइट टर्न लेता है और वो कितना चलता है, 20। अब यहाँ पे जो राम है इसका फेस इस तरफ है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बताई, एग्जैक्ट पोजीशन जब नहीं बताते हम सेंटर मानते हैं, लेकिन इसका फेस इस तरफ मानेंगे। राम इज फेसिंग वेस्ट, ही टुक अ राइट टर्न, यहाँ पे इस तरफ इसका फेस है, ये राइट टर्न लेता है, ऐसे चलता है, और ये 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला। अब इसके साथ देन ही टर्न राइट एंड वॉक फॉर 10 मीटर। अभी इतना राइट चलता है, 10 मीटर क्या करता है, ये चलता है। देन फ्रॉम देयर ही वॉक्स 10 मीटर टू नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ चलता है। देन 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, 10 मीटर क्या चलता है, वो थोड़ा सा वेस्ट चलता है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन, और ये अपने ओरिजिनल पोजिशन से कौन से साइड में है। इसकी ओरिजिनल पोजिशन का मुंह इस तरफ था, अब ये इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी नॉर्थ और ईस्ट। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, नॉर्थ और ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, मुकेश सेड। एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हुए मुकेश कहता है, ही ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, ही इज द मैन रिलेटेड टू मुकेश। तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट वाले यहाँ पे ब्लड रिलेशंस आते हैं, ऐसे स्टेटमेंट वाले ब्लड रिलेशन में हमें रिवर्स से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताना है कि उस रिलेशन का मुकेश के साथ क्या रिश्ता है, इस पर्सन का इनके साथ क्या रिश्ता है। तो स्टार्ट करते हैं एंड से, माई डॉटर्स फादर, उसके डॉटर का क्या है, फादर। डॉटर यहाँ पे जेंडर को
गर्ल के लिए माइनस और यहाँ पे मैन के लिए प्लस। तो ये मेरा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। माई डॉटर्स फादर, मेरी डॉटर का फादर यानी कि वो क्या है, खुद है। अब नेक्स्ट यहाँ पे रिलेशन क्या है, द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, यानी इसका भी फादर, इसके फादर यानी कि इस डॉटर के ग्रैंड फादर। ही इज ओनली ब्रदर्स इज द, अब इस जनरेशन का ब्रदर। अब ये हमने एक चार्ट बना लिया। अब इसमें क्या करना है, ये वाला जो मैन है ये मुकेश, मुकेश यानी माई डॉटर्स फादर, ये मुकेश खुद हो गया। अब जब ये मुकेश खुद हो गया तो ये जो पर्सन है ये इससे किस तरह से रिलेट करता है, ये इसका क्या होगा, अंकल। करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी, अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का पासपोर्ट कौन सा रैंक करता है, इंडिया का पासपोर्ट 84th रैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी द यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च इंडियाज फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट कॉल्ड साइबर आश्वस्त। तो साइबर आश्वस्त जो यहाँ पे क्या है, उन्होंने होम मिनिस्टर ने एक फर्स्ट यूनिट लॉन्च की है, उसको कहाँ पे वो लॉन्च की है, तो वो ये यूनिट लॉन्च हुई है यहाँ पे गांधी नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अक्रॉस द बेंच इनसाइड इनटू द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम। तो यहाँ पे इसके जो राइटर हैं यहाँ वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण, इन्होंने ये इस बुक को लिखा है। और ये जो इनकी बुक है ये फॉर्मर आर्मी कमांडर हैं ये लेफ्टिनेंट ज्ञान भूषण, एंड ये एक आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के मेंबर भी रह चुके हैं जो लखनऊ बेंच में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2020। 2020 में पद्म विभूषण में जब हम अपना रिपब्लिक डे मना रहे थे तो हमने कुल मिला के 7 लोगों को यहाँ पे क्या दिया है, ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पे 4 जो अवार्ड हैं वो पब्लिक अफेयर्स फील्ड में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विन एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में यहाँ पे जो अवार्ड दिया है अर्नब गोस्वामी को नहीं दिया है, नितिन सेठ को दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी है। और इसके साथ ही यहाँ पे नितिन सेठी ऑफ द हैफिंगटन पोस्ट इंडिया ऑन 8 अगस्त 2020 को एशियन कॉलेज ऑफ इनके तरफ से जर्नलिज्म अवार्ड इनको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आई मिस हो गया है, आई लगाई आई है। तो सेठी ने यहाँ पे इसके साथ 2 लाख रुपए इन्हें मिले हैं और 6 पार्ट सीरीज टाइटल यहाँ पे इन्हें पैसा पॉलिटिक्स मिला है और इलेक्ट्रल बोर्ड। तो इसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ABCD रेशियो, जहाँ पे भी रेशियो दिख जाए एक्स मान लो 3 4 7 देन द रेशियो ऑफ ABC रेशियो C इज इक्वल टू। तो अगर आपको x नहीं भी मानना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ABC इनका रेशियो इतना दिया है तो ABC इनका रेशियो 3 4 7। अब हम इनको अगर टोटल करें C का रेशियो हमें कितना है 7 है, सबका रेशियो मिला के कितना हो गया 14 इन दोनों का रेशियो, इन सब का रेशियो है और इसमें 7 अकेला C है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि किसका रेशियो बताना है, ABC को जोड़ा कितना आया 14 और C का रेशियो कितना है, C अकेला कितना है 7, इनका हमें रेशियो बताना है। तो इनका रेशियो अगर हम देखें तो 14 और 7 का रेशियो 2, 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, द करेक्ट आंसर इज 2:1। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, आप इसे भी देख सकते हैं और मेरी बताई हुई भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A and B आर इन द रेशियो ऑफ 3 and 4, अगर A और B का रेशियो 3 और 4 है एंड B and C इन द रेशियो ऑफ 12 and 13, B और C का रेशियो कितना है 12 and 13, तो यहाँ पे A और C का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे A और B को हम अपॉन में लिखेंगे A अपॉन में B
और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, बी अपॉन में सी लिखेंगे। तो सबसे पहले ए और बी का रेशियो है 3/4, यानी कि 3:4 है, तो हम इसे 3/4 लिखेंगे। और यहाँ पे बी और सी का रेशियो 12:13 है, हम इसको अपॉन में लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बी दोनों में कॉमन है, अगर हम ऐसे देखें बी और बी को रिड्यूस कर देंगे, 4 और 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 13 और 1 13, तो 9 रेशियो कितना आ जाएगा, 13। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ से भी इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज टर्निंग इनटू अ बैग ऑफ बोन्स। यहाँ पे आपको अ बैग ऑफ बोन्स का इडियम्स का मीनिंग बताना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है बैग ऑफ बोन्स का, एन एमेसिएटेड पर्सन और एनिमल वीक एंड थीन, जो वीक और थीन है, एक एमेसिएटेड पर्सन। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे इडियम्स का मीनिंग बताना है, 1 स्टेप अहेड, यानी कि एक कदम आगे होना, मोर प्रिपेयर्ड एंड स्किल। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्स पोजीशन मीन्स। एडवर्स पोजीशन का क्या मतलब होता है, किस तरह का पोजीशन होता है। पोजीशन मतलब ऑनरशिप से अलग होता है पोजीशन। तो ये एडवर्स पोजीशन मतलब होता है अनलॉफुल पोजीशन, आपने गलत तरह से कुछ चीज को अपने पास रख रखा है। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मान लीजिए ये यहाँ पे जनरली किस पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे और क्लेमेंट पे। क्लेमेंट जिसके ऊपर यहाँ पे जिसको प्रूफ करना है कि वो क्या है, गिल्टी नहीं है, और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो होता है वो होता है जो केस को चार्ज करता है। तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर यहाँ पे इन दोनों के ऊपर क्या होता है, ये चार्ज होता है कि वो क्या कर सके, प्रूफ को बताए कि बर्डन ऑफ प्रूफ है उसने गिल्टी, वो गिल्टी है। तो क्लेमेंट और प्रोसिक्यूशन पे है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट का आपको मतलब बताना है। वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो शुरू से ही वॉइड होते हैं, कभी भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक नहीं होते। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इट इज़ वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका मतलब क्या होता है, एकदम बिगिनिंग से। एंड इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, एब इनिशियो है, वॉइड एब इनिशियो, this has the consequence that no innocent third party can acquire right under any subsequent contract। यानी कि वो किसी भी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जैसे कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर जो है पहली बात तो एलिजिबल नहीं होता है, और उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। अगर यहाँ पे इनोसेंट किसी अनसाउंड माइंड पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया है, प्रूफ किया है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो भी एक वॉइड एब इनिशियो होगा। उसमें भी एक्सेप्शंस होती हैं कि अगर अनसाउंड माइंड जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त सही है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे वॉइड एब इनिशियो का मतलब यही होता है कि वो चीज़ जो स्टार्टिंग से क्या हो, वो वॉइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। हमें इनको मैच करना है। ये आपके जो क्वेश्चन पेपर में थोड़ा मिसप्लेस्ड सा हो गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले जो वर्ड है ए, इसका कैवेट। कैवेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेट हिम बी अवेयर। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा काफ़ी मिसप्लेस्ड हो गया था इसको, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो पहला कैविएट है ये नॉर्मल है, तो इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि लेट हिम बी अवेयर, सिर्फ इतना है, लेट हिम बी अवेयर। जो सेकंड वाला कैविएट एक्टर है, इसका मतलब है यहाँ पे लेट द डूअर बी ऑन हिज सब्सक्रिप्टर, यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ पे कैविएट इम्पिटर। कैविएट इम्पिटर का मतलब है लेट द बायर बी अवेयर। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन डी है कैविएट, इसके साथ यहाँ पे गार्ड भी लगा है, कैविएट गार्ड। तो करेक्ट जो इसका यहाँ पे ऑप्शन है वो ये है, लेट द पर्सन साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बी ऑन हिज कार्ड। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद कैविएट, कैविएट के साथ यहाँ पे इसके वेंडिटर है, जिसका मतलब है लेट द सेलर बी ऑन हिज गार्ड।
तो ये थोड़े से यहाँ पे वर्ड जो है इसके साथ वाले ये वर्ड जो है वो यहाँ पे आने थे, बीच में हो गए हैं, और इसके साथ वाला ये वर्ड जो है ये यहाँ पे आना था, बाकी सब इसमें ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है वो किसके थ्रू है। जैसे सबसे पहले इनका मीनिंग देखते हैं। डी फैक्टो हेड यानी कि फैक्ट के थ्रू जो हेड है, डी ज्योर यानी कि लॉ में मेंशन है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लॉ पे है, एज अ फैक्ट जो है वो नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्लेसेस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्लेसेस का यहाँ पे क्या मतलब है, कब होता है वो, जब इट कर्टेज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो जब वो किसी की राइट टू लाइफ लिबर्टी को अफेक्ट करता है, कर्टेल करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये मतलब होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इसके लिए पनिशमेंट जो है वो बता दे सकते हैं। और इसके साथ ही अगर जिस व्यक्ति के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है, अगर वो अपनी गलती मान लेता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उसको ना तो फाइन पे करना पड़ता है, ना ही उसको पनिशमेंट होती है। तो इसके साथ ही यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ज़्यादा स्पेशल पावर हाई कोर्ट के पास गिवन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ रॉन्ग इज। अगर कोई पर्सन जो कुछ रॉन्ग करने में इनकैपेबल है उसे क्या कहेंगे, उसे डोली इनकैपेक्स कहेंगे। इसके साथ ही अगर वो कैपेबल है तो उसे डोली कैपेक्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ लेजिस्लेशन इज सेड टू बी रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन। रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन कौन सा लेजिस्लेशन होता है कि जो डेट से पहले भी क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। इट मीन्स इट कैन बी अप्लाइड फ्रॉम बैक डेट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जैसे अभी हम देख सकते हैं कि डॉटर का जो इनहेरिटेंस पे इक्वल राइट है, तो उसको अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कौन सा होता है, जो भविष्य के लिए होता है। आ चाइल्ड बोर्न आफ्टर फादर्स डेथ, वो चाइल्ड जो फादर की डेथ के बाद क्या है वो पैदा होता है। तो यहाँ पे उसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, पोस्ट ह्यूमस, यानी कि अपने फादर के मृत्यु के बाद पैदा हुआ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, तो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, जिसमें क्या है कि वो उस गवर्नमेंट एज अ पार्टी उसका केस होता है। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर काउंसिल ऑफ स्टेट इन द केस वेयर गवर्नमेंट इज अ पार्टी। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जहाँ पे पार्टी होती है, उसका यहाँ पे केस का काउंसिल होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a pickpocket, a pickpocket put his hand in B's pocket। ए क्या करता है, वो पॉकेट चुराने के लिए बी की पॉकेट में हाथ डालता है। इंसिडेंटली बी हैड अ पिस्तौल इन हिज पॉकेट, और बी की पॉकेट में वो पिस्तौल होती है। और एंड एज ए पुट हिज हैंड इन द पॉकेट, और इसके साथ ही ए जैसे ही उसकी पॉकेट में हाथ डालता है, इट टच द ट्रिगर, और उसे ट्रिगर प्रेस हो जाता है, एंड द पिस्टल वेंट ऑफ किलिंग बी, जिससे बी की मृत्यु हो जाती है। तो अब हमें बताना है कि द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पे वो मर्डर के लिए लाइबल होगा या कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा। तो यहाँ पे वो किसके लिए लाइबल होगा, पिक पॉकेटिंग के लिए लाइबल होगा, और वो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जिसके लिए जो एक्ट किया जा रहा है उसके लिए लाइबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्ट क्या कह रहा है कि अक्यूज्ड 1 2 3, यहाँ पे 3 अक्यूज्ड होते हैं। वो क्या करते हैं, नाइफ, लाठी और पिस्तौल के साथ अटैक करते हैं डिकीस्ट डी को। डिकीस्ट यानी जो मर चुका है, मृतक। डी वाज लोनसम, द अक्यूज्ड सेवरली असॉल्टेड डी, डी को असॉल्ट करता है बाय किक एंड फिस्ट ब्लो। द डेथ ऑफ डी occurred ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एंड स्ट्रेंगुलेशन कॉज्ड बाय सच ब्लोज, और जो डी की मृत्यु होती है वो इनकी वजह से होती है जो उसके ऊपर अटैक होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑफेंस हुआ है और उसको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है
वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अक्यूज्ड की इंटेंशन क्या थी, द अक्यूज्ड इफ इंटेंडेड टू मर्डर डी कुड हैव इजिली डन सो बाय देयर वेपन्स। वो डायरेक्टली अगर उनकी इंटेंशन होती डी को मारने की तो वो अपने वेपन से डायरेक्ट मार सकते थे, बट यहाँ पे क्या किया, उनको इस बात की नॉलेज से कि उसकी से डेथ हो सकती है, तो लाइकली उनके एक्ट की वजह से यहाँ पे एक वर्ड मेंशन होता है लाइकली, कि दे वर लाइकली टू कॉज डेथ। उनको इस बात की नॉलेज से कि उनके इस एक्ट से उसकी मृत्यु हो सकती है, तब भी वो उस एक्ट को कर रहे थे, तो यहाँ पे मर्डर की बजाय कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस अ स्नेक चार्मर वाज एग्जिबिटिंग अ पॉइजनस स्नेक इन पब्लिक whose fangs he knew had not been extracted। और यहाँ पे उसको नहीं पता था कि उसके जो फन है वो एक्सट्रैक्टेड हो सकते हैं। he knew had not been extracted। he put the snake on the head of one of the spectators। और यहाँ पे वो क्या देखता है कि उसके स्नेक के क्या होता है, स्नेक अपना सर क्या करता है, एक स्पेक्टेटर के ऊपर मार देता है। who was trying to push off of the snake away from his head and was bitten by it। और यहाँ पे वो स्नेक क्या करता है कि स्पेक्टेटर को काट लेता है। अब यहाँ पे बताना है कि क्या वो लाइबल होगा या नहीं होगा, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा, मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ये नॉलेज है कि वो जो स्नेक है उसको लेकर जा रहा है, वो किसी को बाइट कर सकता है, तो यहाँ पे उसकी नेग्लिजेंस भी है और वो इनोसेंट भी नहीं होगा, वो मर्डर के लिए लाइबल भी नहीं होगा और वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अक्यूज्ड आर्म देमसेल्व्स विद डेडली वेपन एंड सिक्योर देमसेल्फ ऑन द टेरेस ऑफ अ हाउस, कलेक्टेड द ओपोनेंट बाय बीट ऑफ ड्रम and threw out a challenge of fighting। Thereupon the deceased used provocative language, challenging the accused to come out of the house and fight। The accused did and killed the deceased। यहाँ पे क्या होता है कि accused अपने वेपन के साथ, खतरनाक वेपन के साथ अपने टेरेस पे छुपा होता है, और यहाँ पे जो ओपोनेंट पार्टी होती है वो उसको नीचे बुलाती है। नीचे बुलाने के लिए कुछ यहाँ पे प्रोवोकेटिव वर्ड का यूज़ करती है, जिससे उसको क्या हो, या तो गुस्सा आए या प्रोवोकेशन में वो नीचे आ जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि वो नीचे आता है अक्यूज्ड और उस डिकीज पर्सन को मार देता है, यानी कि जो उसे नीचे बुला रहा होता है उसको आके मार देता है। तो यहाँ पे जो एक्यूज्ड पर्सन है वो क्या गिल्टी के लिए लाइबल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे वो क्या होगा कि वो मर्डर के लिए लाइबल होगा, क्योंकि आते ही उसने क्या कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्स अ बॉय ऑफ 15 years आस्क अ गर्ल ऑफ 16 years टू रन अवे विथ हिम फॉर गेटिंग मैरिड। यहाँ पे 15 साल का लड़का और एक 16 साल की लड़की दोनों भाग जाते हैं शादी करने के लिए, और उसके सजेशन पे जो गर्ल जाती है एक्स के साथ जाती है, दिल्ली से मद्रास जाती है। कैन एक्स बी कन्विक्टेड फॉर किडनैपिंग, क्या एक्स कन्विक्टेड हो सकता है किडनैपिंग के लिए, तो यहाँ पे वो बिल्कुल एक्स किडनैपिंग के लिए लाइबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, जुवेनाइल जस्टिस के अकॉर्डिंग एज पे पनिशमेंट भी दे सकता है, पनिशमेंट लेस कर सकता है। बट अगर हम यहाँ पे देखें कि किडनैपिंग से रिलेटेड जो लॉज हैं उसमें जो किडनैपर है उसके बारे में बात नहीं की गई, उसकी एज के बारे में, जिसका किडनैप हो रहा है उसकी एज को कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे द वर्ड हु एवर इन सेक्शन 361 सजेस्ट दैट अ माइनर कैन किडनैप अनदर माइनर, कि एक माइनर जो है दूसरे माइनर को किडनैप कर सकता है और उसको भी एज ए किडनैपर ही ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक्स गिल्टी होगा, एक्स को डिफेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए इंटेंडिंग टू कमिट थेफ्ट, ए की इंटेंशन होती है थेफ्ट कमिट करने की, एंटर्स बीज हाउस एट नाइट एंड रिमूव्स फ्रॉम वन ऑफ द रूम अ हैवी बॉक्स टू courtyard where he opens it। he does not find in the box anything, what taking and leaving it there goes away। तो यहाँ पे ए चोरी करने की इंटेंशन से बी के घर में घुसता है, एक हैवी बॉक्स को चुराता है और उसको उस हैवी बॉक्स में कुछ नहीं दिखता और वो उसे वापस रख देता है। तो ऐसे में क्या उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या ऑफेंस कमिट नहीं किया है,
तो यहाँ पे वो अगर उसने वो बॉक्स को वापस रखा, ये चीज़ बिल्कुल इमटेरियल है। यहाँ पे मटेरियल थिंग क्या है कि ही अटेम्प्ट्स द थेफ्ट, उसने थेफ्ट को अटेम्प्ट किया। ए विल बी लाइबल फॉर अटेम्प्टिंग थेफ्ट, ही विल आल्सो बी लाइबल फॉर हाउस ट्रेसपास, और वो हाउस ट्रेसपास के लिए भी लाइबल हो सकता है। बट द मेन थिंग इज दैट कि उसने थेफ्ट को अटेम्प्ट किया और वो थेफ्ट के लिए लाइबल होगा, अटेम्प्ट टू थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए जो क्या करता है, वो 2 कार लेता है, मारुति और सेंट्रो, और उसके बाद वो ऑफर देता है बी को सेल का कि तुम मेरी कार ले लो। ए की इंटेंशन क्या होती है कि वो मारुति कार सेल कर रहा है, बी उसको सेंट्रो समझ के एक्सेप्ट कर लेता है। क्या ए इसके लिए लाइबल होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज़ नॉट लाइबल बिकॉज यहाँ पे नो कंसेंसस, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, कंसिडरेशन ऑन सेम थिंग एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम पर सेम चीज़ के लिए कंसिडरेशन ये है। हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, तो ए की लाइबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्ट्रैक्ट के एक लालमन शुक्ला केस से रिलेट करता है, तो इसके एक फैक्ट देखते हैं। डी सेंड हिज सर्वेंट पी टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू, डी क्या करता है, पी को अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए भेज देता है, और उसी ड्यूरिंग वो क्या करता है, अनाउंस करता है, एक रिवॉर्ड अनाउंस करता है कि जो भी उस खोए हुए बच्चे के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देगा उसे क्या मिलेगा, यहाँ पे रिवॉर्ड अनाउंस करता है, रिवॉर्ड मिलेगा। तो पी क्या करता है, पी लेटर ऑन कम टू नो, यहाँ पे पी उस बच्चे को ढूंढ लेता है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं जानता कि उसे मतलब यहाँ पे जो ढूंढेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो उस चीज़ को इग्नोरेंस, यहाँ पे इग्नोरेंस वर्ड इंपॉर्टेंट है, और वो उसको ढूंढ के ला के देता है। बाद में उसे पता चलता है इसके बारे में कि रिवॉर्ड मिलने वाला था, कि जो उसे ढूंढेगा उसको रिवॉर्ड मिलना था, और वो क्लेम करता है। तो इस केस में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में जब उसको उस रिवॉर्ड के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पे वो उसके लिए इंटाइटल नहीं होता है, उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता है जिस चीज़ का उसे पता ना हो। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सर्वेंट इज नॉट एंटाइटल टू क्लेम बिकॉज ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द ऑफर, क्योंकि यहाँ पे उसे ऑफर के बारे में नहीं पता था कि उसके ऑफर में रिवॉर्ड है, एंड देयर वाज नो एग्रीमेंट बिकॉज देयर वर नो एक्सेप्टेंस, कि यहाँ पे कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश आर वर्ड्स, वर्ड्स हैं वो विच अपीयर इनोसेंट बट हैव अ लेटेंट डेफेमेटरी मीनिंग, इसमें से ये वर्ड इन्यूंडे है, तो यहाँ पे इस वर्ड का इसको डिफेमेशन के तौर पे ही भी देखा जाता है कि ये वर्ड होते हैं जो इनोसेंट होते हैं बट ये डिफेमेटरी में भी हो सकते हैं। लाइबर और सिलेंडर यहाँ पे रिटन और ओरली ये डिफेमेशन के टाइप में आते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड है इन्यूंडो। नेक्स्ट है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था, तो सबको इंडिविजुअली मैं आंसर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या मतलब होता है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें इसका मतलब होता है ऑप्शन डी, डैमेज टू बी असेस्ड बाय अ कोर्ट एज दीज आर नॉट प्री डिटरमाइंड, जो प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं, जो अनसर्टेन होते हैं, वो डैमेजेस क्या होते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। और टॉर्ट के अंदर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक अमाउंट प्री फिक्स्ड होता है, और यहाँ पे उसमें जो लॉस होता है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो अमाउंट फिक्स होता है, जिसकी वजह से वो लिक्विडेटेड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असॉल्ट एंड न्यूसेंस आर, असॉल्ट और न्यूसेंस ये क्या है, ये या तो क्राइम, ये रॉन्ग है क्रिमिनल लॉ के अंदर, टॉर्ट के अंदर, या दोनों में नहीं, या दोनों में। तो ये क्वेश्चन BHU पास्ट ईयर भी है, तो ये दोनों के अंदर रॉन्ग है, क्रिमिनल लॉ के अंदर भी रॉन्ग है और टॉर्ट के अंदर भी रॉन्ग है।
assault and nuisance. What does a trademark protect? ट्रेडमार्क किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? ट्रेडमार्क लोगो, नेम्स और ब्रांड्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लोगो, नेम्स एंड ब्रांड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डू पेटेंट यूजुअली लास्ट फॉर? पेटेंट कितने टाइम के लिए ग्रांट किया जाता है? पेटेंट भी जो है वो 20 साल के लिए ग्रांट किया जाता है और ये न्यू इन्वेंटेड चीज़ों पर ग्रांट किया जाता है, जो पहले से एक्सिस्ट हो उस पर ग्रांट नहीं किया जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है हेग में, नीदरलैंड. और इसके साथ ही यहाँ पे जो इसके प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो अब्दुल कवी यूसुफ हैं, जो कि सोमालिया के हैं. अब्दुल कवी और यूसुफ ये सोमालिया के हैं. और यहाँ पे इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक इंडिया के जज भी हैं, जस्टिस दलवीर भंडारी, जो कि यहाँ पे 2018 फरवरी 6 फेब 2018 से यहाँ पे वर्किंग हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नो फॉल्ट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? नो फॉल्ट लायबिलिटी का जनरली यहाँ पे मतलब क्या होता है कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन बिना किसी गलती के भी जब आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनती है तो वो नो फॉल्ट लायबिलिटी होती है. तो इसके साथ ही एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और पढ़ी जाती है. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल जाते हैं, कुछ डिफेंस आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो नो फॉल्ट लायबिलिटी होती है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है, इसमें आपको कोई डिफेंस नहीं मिलता. तो चाहे आपकी गलती हो चाहे ना हो. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जाता है, रायलैंड वर्सेस फ्लेटचर का केस. तो ये केस का नाम इंपॉर्टेंट है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमेश आस्क हिज सर्वेंट टू सेल हिज साइकिल टू हिम एट अ प्राइस लेस देन दैट ऑफ मार्केट प्राइस. सो यहाँ पे रमेश जो है अपने सर्वेंट से कहता है, द मेन थिंग इज दैट हेयर इज मेंशन इज सर्वेंट, उसके सर्वेंट से कहता है कि तुम अपने साइकिल मुझे सेल करो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे लेस प्राइस में. दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड बाय द सर्वेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ. तो यहाँ पे सर्वेंट के थ्रू ये क्या कर सकता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करेगा, इसका ग्राउंड्स क्या है? बेसिकली ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर यहाँ पे ड्यू एलएलबी में जो पूछा गया था उसको स्क्रैप कर दिया गया था शायद. उसमें क्योजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में काफ़ी कन्फ्यूजन थी. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये किससे डील करता है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से डील करता है. अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि एक जो हेड है यहाँ पे या जो मेन पर्सन है वो अपने सर्वेंट को अपने पोस्ट से लेके क्या करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है. ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है. तो यहाँ पे वो कौन से ग्राउंड पे ये अनड्यू इन्फ्लुएंस कह के इसको वो सर्वेंट है वो क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है. तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में फ्री कंसेंट के जो 5 टाइप्स होते हैं उनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योजन, मिस्टेक, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मेंशन है. तो यहाँ पे ये चीज़ होती है. इसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योजन और फ्रॉड ये 3 अगर हैं और इसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देते हैं. इसके साथ अगर मिस्टेक है तो यहाँ पे मिस्टेक में वॉइडेबल हो सकता है, डिपेंड करता है कि वॉइडेबल और वॉइड होता है, डिपेंड करता है एक पार्टी की मिस्टेक है या दोनों पार्टी की मिस्टेक है. तो यहाँ पे ये होता है. इसके साथ नेक्स्ट जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल वाइकेरियस लायबिलिटी का नहीं है? तो यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी का जो एग्जाम्पल नहीं है वो ये है कि लायबिलिटी ऑफ पेरेंट्स फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन. तो बच्चों की गई गलती पे पेरेंट्स जो है वो लायबल नहीं होंगे. और ये जो प्रिंसिपल एजेंट की लायबिलिटी होती है, पार्टनर में टॉर्ट की लायबिलिटी होती है एक दूसरे के लिए, मास्टर और उसके सर्वेंट की लायबिलिटी एक दूसरे के लिए होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया recognized sexual harassment as a human rights violation in India in case of.
तो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि ये क्या करता है, ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है। और ये किस केस में कहा गया, ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कहा गया। और इसके साथ ही यहाँ पे इसमें वर्क प्लेस पे जो हैरेसमेंट होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसको लेकर भी गाइडलाइंस जारी की हैं इस केस में, इसलिए ये केस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस केस में जो निर्भया केस हुआ था, उसके निर्भया केस 2012 के बाद 2013 में जब जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई थी, तो इस केस के थ्रू इस केस में भी और ज़्यादा वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसको लेके गाइडलाइंस को और ज़्यादा ब्रॉड किया गया था, तो इससे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आप इसको लीगल एनालॉजी कहो या कुछ भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसिक्यूशन एक्यूज्ड डिफेंडेंट से पहले आपको बताना है। तो प्रोसिक्यूशन क्या करता है, वो प्रोसिक्यूशन अक्यूज्ड अपोजिट है, प्रोसिक्यूशन अक्यूज्ड के अगेंस्ट होता है, और यहाँ पे डिफेंडेंट के अगेंस्ट कौन होता है, प्लेंटिफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए लाउड बास बीट दैट कैन बी हियर्ड थ्रू एन अपार्टमेंट वॉल फ्रॉम अनदर अपार्टमेंट एट मिडनाइट कैन बी क्लासिफाइड एज। तो एक बहुत लाउड बास बीट की आवाज़ आती है, उसको पीटने की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ जो है अपने अपार्टमेंट की दीवार से दूसरे के अपार्टमेंट में भी जाती है रात को, आधी रात को, तो ये किस चीज़ में फॉल करेगा, तो ये फॉल करेगा हमारा न्यूसेंस में। और न्यूसेंस के साथ ही न्यूसेंस 2 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस, तो यहाँ पे ये है। तो करेक्ट जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन ए है। मिडनाइट में किसी को परेशान करना, किसी के लाइफ स्टाइल में जब कोई प्रॉब्लम आती है, आप उनको परेशान करते हो, ये न्यूसेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए कार स्लाइटली स्क्रैच बी। यहाँ पे क्या होता है कि स्क्रैच बी कार ऑन रेड लाइट, तो ए की कार गलती से क्या करती है, स्क्रैच कर देती है बी की कार को रेड लाइट पे, और बी क्या करता है, चिल्लाता है, बाहर आता है, और यहाँ पे बी को नेक से पकड़ता है और दोनों के बीच में फाइट होती है। और इसी गुस्से में, इन द हीट ऑफ पैशन बी स्ट्रेंगुलेट ए टू डेथ, और यहाँ पे वो डेथ कर देता है, ए को मार देता है उसी गुस्से में। पैशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। बी इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर, बी को मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि डिसीजन क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट डिसीजन क्या है, बी गिल्टी होगा मर्डर के लिए, बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंगुलेटिंग एनी वन ऑन सच फिल्मीज ग्राउंड इज सफिशिएंट एविडेंस। यहाँ पे क्या करता है, वो आता है, उसके पास इतना टाइम होता है कि वो क्या कर सके, खुद को क्लेम शांत कर सके, लेकिन वो क्या करता है, वो स्ट्रेंगुलेट होता है और एक को मार देता है। इसी के साथ यहाँ पे ये ऑप्शन कल्पेबल होमिसाइड का ऑप्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में लाइकली टू कॉज डेथ होता है, यहाँ पे लाइकली टू कॉज डेथ नहीं है, यहाँ पे उसकी डायरेक्ट डेथ है, और एक्विटल तो वो होगा ही नहीं, और ये भी ऑप्शन नॉट वाले ऑप्शन तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अक्यूज्ड ए रिसीव्ड फ्रॉम हर पैरामोर अ पैकेट ऑफ एडमिनिस्टर। यहाँ पे ए जो है पैरामोर यानी अपने प्रेमी के थ्रू उसको एक पैकेट उसका प्रेमी देता है और बोलता है कि वो तुम क्या करो, अपने हस्बैंड को एज अ चार्म दे दो, और यहाँ पे वो ए ऐसे ही करती है, जिसकी वजह से देता है, जो उसका प्रेमी उसको देता है देने के लिए, तो यहाँ पे उसकी वजह से हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और ए यहाँ पे क्या है, उसके लिए गिल्टी होगा या नहीं होगा, तो सॉरी यहाँ पे वो गिल्टी होगी या नहीं होगी। और यहाँ पे ए जो है इस सब्सटेंस को नहीं जानती है कि उसके अंदर पॉइजन था, जब तक वो उसको इफेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे क्या वो लाइबल होगी या नहीं होगी। ए जो है यहाँ पे वो लाइबल होगी गिल्टी के लिए। ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल रैशनेस एंड नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 304 में, क्लॉज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ जस्टिस JS वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉलोइंग निर्भया कमेटी। इसमें से कौन जो है यहाँ पे मेंबर है जस्टिस वर्मा कमेटी के, जो निर्भया केस के लिए बनी थी, वो जस्टिस लीला सेठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट
अ मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। 1953 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था उसमें फजल अली, एच.एन. कुंजरू और पानीकर ये तीनों मेंबर थे और वीपी मेनन इसके मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें क्या करना है, सारी कमिटीज़ को सीक्वेंस में लगाना है। तो सारी कमिटीज़ को जब हम इसमें सीक्वेंस में लगाएंगे तो सबसे पहले जो है वो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी है, उसके बाद यहाँ पे अशोक मेहता कमेटी है और उसके बाद जीवी के राव कमेटी है और सबसे लास्ट में एल.एम. सिंघवी कमेटी है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए करेक्ट। यहाँ पे इस सीक्वेंस में ये कमेटीज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से लैंडमार्क केस में विच लैंडमार्क केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टॉक्ड अबाउट स्पीडी ट्रायल, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के बारे में बात की है, तो वो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी वाला केस है, हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीड ट्रायल के बारे में बात करते हुए राइट टू स्पीडी ट्रायल को क्या क्या रिकॉग्नाइज्ड किया एंड द राइट टू लीगल एड सर्विसेज एज बेसिक एंड एसेंशियल राइट। और इसके बाद ये भी कहा कि राइट टू लीगल एंड सर्विसेज एज बेसिक एंड एसेंशियल राइट, ये एक बहुत ही बेसिक राइट है और बहुत ही एसेंशियल राइट है। नेक्स्ट में जो है 77 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कौन से लैंडमार्क केस में एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रोसीजर वाला जो ये है, इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में एक्सप्लेन किया गया है और इसको आर्टिकल 21 में माना गया कि आर्टिकल 21 में फॉल करता है ये। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 वर्ड यहाँ पे ऐड किए, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, नॉट फैंसीफुल, ऑप्रेसिव और आर्बिट्रेरी। ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी है। तो इसके साथ ही प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एक सेम है यहाँ पे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि अमेरिका में यूज़ किया जाता है। अमेरिका में जिस तरह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक्सप्लेन किया जाता है, यहाँ पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को भी इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द बाबरी मस्जिद वाज डिमोलिश्ड। जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड हुई थी तो यहाँ पे जो नरसिम्हा थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव, तो ये बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग हमेशा से रहा है बाबरी मस्जिद, अभी तक है ये बॉइलिंग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने के, कुछ भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 2005 में एक बुक यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर मलय कृष्णा धार ने सजेस्ट की थी, जिसमें काफ़ी कांग्रेस लीडर्स को इसमें क्या माना गया था, ये माना गया था कि उन्होंने क्या किया है, इस टॉपिक को इग्नोर किया है और उसमें प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव जी को भी यहाँ पे ऐड किया गया था कि उन्होंने इसको क्या किया है, इसकी वार्निंग्स को इग्नोर किया है जिसमें डिमोलिशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 इज हेल्ड इन विच सिटी। कौन सी सिटी में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 क्या हुई है, वो हुई है यहाँ पे, तो वो हेल्ड हुई है लेह में। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। लेह जो है अब यूनियन टेरिटरी है और इसके साथ ही यहाँ पे ये इसमें क्या है, इस इवेंट में, और ये इवेंट आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है और अंडर 20 कैटेगरी में बॉयज़ मैच और गर्ल्स मैच कंडक्ट कराए जाएंगे। और इसके साथ ही जो आइस हॉकी टूर्नामेंट है ये पहले कहाँ पे इस हेल्ड कहाँ पे हुआ था, ये कारजू आइस हॉकी रिंक लेह में होगा और यहाँ पे काफ़ी सारी आइस हॉकी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और इसके साथ ही यहाँ पे आर्मी जो है, आर्मी दिल्ली और लद्दाख, ये टीम्स भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन नेम्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। इसमें से कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड दिया गया है टॉयसा के थ्रू टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में। तो ये अवार्ड दिया गया है यहाँ पे, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पी.वी. सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ UNCTAD, विच कंट्री अलॉन्ग विथ चाइना विल नॉट बी अफेक्टेड बाय रिसेशन। रिसेशन के लिए कौन सी कंट्री चाइना के साथ जो है वो क्या नहीं होगी, अफेक्ट नहीं होगी, ये इंडिया है। ये UNCTAD की रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये भी जो सिचुएशन हुई है ये कोविड-19 की वजह से हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the boat project designed by the researchers at the Indian Institute of Technology Ropar to deliver medicines and food to COVID-19 patient in isolation ward? तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, डिज़ाइन किया था आईआईटी रोपड़ के रिसर्चर्स ने, जिसके थ्रू वो मेडिसिन्स और फूड को कोविड-19 पेशेंट्स उनके आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाने के लिए काम करेंगे? तो यहाँ पे उस बोट का नाम है वार्ड बोट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का मीनिंग क्या है? ये क्या है? एक इडियम है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू टू, किसी को स्पेशल क्या देना, इंपॉर्टेंस देना और वैल्यूज देना, टू ड्राइव होम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, टू एम्फसाइज। वोटिंग राइट। वोटिंग राइट कम्स अंडर, वोटिंग राइट्स एक तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कई जगह कई यूनिवर्सिटीज़ में इसे लीगल राइट भी एक्सेप्ट किया जाता है, तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही इसको माना जाता है। और वोट के बारे में आर्टिकल 326 बात करता है। इट्स टॉक अबाउट कि जो इंडिया में वोट होंगे वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होंगे, तो यहाँ पे ये इसके बारे में बात करता है। कुछ यूनिवर्सिटी हालांकि इसे लीगल भी मानती हैं, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट इज डैमेजेस आर अवॉर्डेड एक्सेप्ट इन वन केस। डैमेजेस जो है वो इन नीचे वाले केसेस में प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सेप्ट इन वन केस। किस केस में डैमेजेस प्रोवाइड नहीं किए जाते? क्रिमिनल कंडक्ट। क्रिमिनल कंडक्ट में पनिशमेंट अवॉर्ड की जाती है, डैमेजेस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज मोर हार्ड वर्किंग देन बी। ए क्या है? वो बी से ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ए इज हार्ड वर्किंग देन बी, बट ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग एज सी। बट ए जो है वो सी से ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है, हम इनको रैंक में लगा रहे हैं। डी इज़ लेस हार्ड वर्किंग देन सी। डी क्या है? सी से क्या है? नीचे हार्ड वर्किंग है, बट मोर हार्ड वर्किंग देन डी। ए डी सी से कम हार्ड वर्किंग है तो नीचे आएगा, और ए से ज़्यादा हार्ड वर्किंग है तो ए से ऊपर आएगा। इफ़ सी इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, अगर सी जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा लीस्ट हार्ड वर्किंग कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लीस्ट हार्ड वर्किंग हो गया ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा लीस्ट हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज मेड इन 1951, जिसे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों को इसमें ऐड किया गया? तो यहाँ पे इसके मेन ऑब्जेक्ट क्या थे? ऐड तो इन्होंने इन आर्टिकल्स को किया, इनमें चेंजेस भी किए कुछ में, और इसको यहाँ पे ये भी प्रोवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रूलिंग बाय किंग। बाद में प्रीवी पर्स के थ्रू उसको अलग उसका हुआ था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन दोनों चीज़ों को ऐड किया गया है, इनको ऑब्जेक्ट बनाया गया, ऑप्शन ए एंड बी। सो हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड अ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट इंक्लूड इन कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कोई सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उसमें सेंटर और स्टेट अगर इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे किसको प्रिविलेज मिलेगी? तो यहाँ पे यूनियन लॉ को ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगी। मद्रास हाईकोर्ट हैज़ अ ज्यूरिसडिक्शन ओवर। मद्रास हाईकोर्ट के पास यहाँ पे तमिलनाडु और पुडुचेरी की ज्यूरिसडिक्शन है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड बाय। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे अलग आर्टिकल्स 124 से स्टार्ट हैं, 124 टू 147 से रिलेटेड आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इनमें से किसके बारे में बात करता है? तो यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत राज के बारे में बात करता है। लैंड रिफॉर्म्स गलत है, इसमें करेक्ट ऑप्शन पंचायत राज है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात करता है। 74th यहाँ पे अगर हम देखें कि पंचायत राज के बाद म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The 44th Amendment modifies or nullifies a number of provisions of which constitutional amendment? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कुछ चीज़ों को मॉडिफाई किया गया और कुछ चीज़ों को ख़त्म किया गया। तो ये दोनों ही एक दूसरे के यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस को माना भी गया है, तो इसीलिए उसको इसके साथ रीड करते हैं। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इससे कुछ चेंजेस को मॉडिफाई किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु मेक्स एन एफिडेविट और डिपोजिशन इज कॉल्ड डेपोनेंट। जो पर्सन एफिडेविट बनाता है और डिपोजिशन बनाता है उसे डेपोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें से इंडियन सिटीजन बनने की कौन सी इसमें क्या चाहिए, कंडीशन नहीं है, वो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी। द क्वेश्चन गिवन, यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे 3 और 4 स्टेटमेंट में दिया है, और इसमें से जो ये 3 यहाँ पे सेगमेंट्स में डिवाइड है। आपको क्या करना है कि ऐसे करना है, चूज द अल्टरनेटिव, हमें अल्टरनेटिव चूज करना है जो थर्ड सेगमेंट इन द स्टेटमेंट, जो थर्ड सेगमेंट को क्या कर सके, लॉजिकली डिड्यूस कर सके, कि जिससे हम ऊपर के दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करें तो उसका कंक्लूजन निकल जाए, बट कोई एक स्टेटमेंट नहीं, दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करें जिससे लास्ट वाली स्टेटमेंट रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे हम इसका पहले डायग्राम बनाते हैं, विन डायग्राम बनाएंगे। सम गन्स आर हैमर्स, कुछ गन क्या हैं, हैमर्स हैं, ये गन है और ये H4 हैमर्स हैं। सम हैमर्स आर बुलेट्स, कुछ हैमर्स क्या है, वो बुलेट्स है। सम बुलेट्स आर एक्सेस, कुछ बुलेट्स क्या है, वो एक्सेस है। कंक्लूजन देखते हैं, सम एक्सेस आर हैमर्स, कुछ एक्सेस क्या है, वो हैमर्स हैं। तो एक्सेस और हैमर्स इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट्स। हो सकता है यहाँ पे कुछ ये बुलेट्स के बारे में कह रहा है बट नॉट अबाउट हैमर, तो फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, सम बुलेट्स आर गन, कुछ बुलेट्स क्या है, वो गन है। तो यहाँ पे सम बुलेट्स आर गन, तो ये भी इसके बारे में बात नहीं हो रही। सम एक्सेस आर गन, सम एक्सेस आर गन, एक्सेस ये रही और गन नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे ये इसकी एग्जैक्ट पिक्चर दिख रही है, अगर आपको वो पिक्चर ना समझ में आई हो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, और इसका कोई भी जो है ऑप्शन फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन वही है, स्टेटमेंट भी जाते हैं। ऑल फ्रूट्स आर लॉयन, सभी फ्रूट्स क्या हैं, वो लॉयन है। ऑल लॉयंस आर फॉक्सेस, सारी लॉयंस क्या हैं, वो फॉक्सेस हैं। सम फॉक्सेस आर बैगर, कुछ फॉक्सेस क्या हैं, बैगर। इसका डायग्राम मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए क्या है ये, कि सारे फ्रूट्स लॉयन हैं, और ऑल लॉयंस आर फॉक्सेस, सम फॉक्सेस आर बैगर। अब इसमें इसका कंक्लूजन देखते हैं। इसका कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कंक्लूजन यहाँ मेंशन है, सारे फ्रूट्स फॉक्सेस हैं, सारे फ्रूट्स क्या हैं, वो फॉक्सेस हैं। अगर हम देखें तो क्लियर है, दिख रहा है फॉक्सेस के अंदर ये है। सम फ्रूट्स आर बैगर, सम फ्रूट्स आर बैगर, हम इस पिक्चर में क्लियर दिख रहा है कि अगर आप इसमें हम देखेंगे तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि कुछ फ्रूट्स बैगर हो, यहाँ पे सारे फ्रूट्स लॉयन और फॉक्सेस तो हैं, लेकिन सारे फॉक्सेस जो है वो फ्रूट्स और लॉयन नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे कुछ फॉक्सेस को बैगर कहना वो गलत यहाँ पे रीजनिंग है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू आर 11th इन अ क्यू स्टार्टिंग एदर एंड, अगर यहाँ की लाइन स्टार्ट हो रही है जिसमें आपकी रैंक 11 है शुरुआत से, और एंड से भी आपकी रैंक 11 है। अगर आपकी दोनों तरफ से रैंक 11 है तो आपके पहले कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, आपके बाद में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, दोनों जगह 10 बच्चे हैं और एक बच्चा आप हो, टोटल कितने हो गए, 10 और 1 11, 11 और 10 21। करेक्ट ऑप्शन है हमारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द हरियाणा असेंबली रेटिफाई द 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल
126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिसे हरियाणा ने रेटिफाई किया है वो किससे डील करता है? वो यहाँ पे डील करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। एससी और एसटी कैटेगरी से रिलेटेड जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो 10 जनवरी 2020 को यहाँ पे क्या आया है, इफेक्ट में आया है। इसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन 27 दिसंबर इंडियन एयरफोर्स डीकमीशंस द लास्ट फ्लीट ऑफ। किसको लास्ट बार यहाँ पे यूज़ किया गया? वो MiG-27 है यहाँ पे, जिसका लास्ट बार यूज़ किया गया है। विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द 1999 कारगिल वॉर में। तो ये इम्पॉर्टेंट है MiG-27। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपका यहाँ पे स्कोर अच्छा रहा होगा। आप यहाँ पे चाहें तो अपने स्कोर को ज़रूर मैच कीजिए, और इसके साथ ही यहाँ पे हम इससे रिलेटेड लिंक को, इस मॉक टेस्ट को लिंक को आज नाइट तक यहाँ पे एक्टिव रखेंगे। अगर आपने अभी तक मॉक नहीं दिया है आप मॉक दे सकते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आप अपने आंसर्स को भी इससे मैच कर सकते हैं कितना सही है या गलत है। इसका रिजल्ट हम आज नाइट तक डिक्लेयर कर देंगे, अदरवाइज़ कल मॉर्निंग में डिक्लेयर हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन करें। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो यूज़फुल लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा।